हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, जो कि हमारा पार्ट 1 है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। क्या था कि हमारा जो 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्र भारत के पहले यानी प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उस रात इस रात को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चित्त प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। देखिए यहाँ पे क्या था कि हमारा जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसी आज़ाद होने की खुशी में, देश आज़ाद होने की खुशी में, उन्होंने देश को एक संबोधित किया था भाषण के रूप में, जिसका वो जो भाषण जो था हमारा बहुत ही प्रसिद्ध भाषण था। इसलिए उसका नाम जो था भाग्यवंतों से चिर प्रतिष्ठित भेंट रखा गया था, जिसको इंग्लिश में बोले तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया था। तो आगे बढ़ते हैं। जब हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी देश आजाद होने की, अपने इतिहास की पाठ आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। देखिए, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना, तो अब जो हमारा नया राष्ट्र जो था, हमारा जो नया राष्ट्र था, उसको निर्माण करना था, यानी हमें अपने देश को एकजुट रखना था, निर्माण करना था। तो उस पे पहले हमें जनता के द्वारा जो था उससे बात की गई। तो जनता पे देखिए किस किस बातों पर सबकी सहमति। देखिए, जनता को फिलहाल दो बातों पर सहमति थी, दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात जो थी कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद देश का शासन लोकतंत्र सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ठीक है। क्या कह रहा है कि जो जनता थी उनको सभी जनता थी, उनको सिर्फ जो थी दो बातों पर सबकी सहमति बनी थी। पहली बात थी कि हमारा जो शासन जो चलाया जाएगा हमारे ऊपर, वो लोकतांत्रिक शासन होगा। लोकतांत्रिक यानी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। और दूसरी थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, किसी को भेदभाव नहीं देखेगी, सबको समान दर्जा दिया जाएगा, सारा अधिकार समान दिया जाएगा। इस शासन में गरीबों और कमजोरों को खास ख्याल रखा जाएगा। ये थी सबकी सहमति। तो आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, देश अब आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। ठीक है, जो हमारा देश था जो आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी जो सपने जो सजोए थे हम देशवासियों ने कि हम देश जब आज़ाद होगा तो हम ये शासन, जैसे हमने कहा ना, भी लोकतांत्रिक शासन हमें जो अपनाया जाएगा, और लोगों के लिए सरकार जो भले के लिए काम करेगी। तो इन सभी सपनों को साकार करने का, यानी सपनों को साकार करने का वक्त आ चुका था। तो क्या यह कोई आसान काम नहीं था इसको करना? आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त ऐसा कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा विस्थापन की त्रासदी भरा साल था। त्रासदी यानी बहुत ही हिंसा, मारकाट भरा साल था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविधि लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल-पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बातों से भटका कि वह नए राष्ट्र की चपेट में है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो इसमें पेपर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है, एक तो पूछेगा कि जो हमारे जो नेहरू जी थे, हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो प्रसिद्ध जो भाषण दिया था, उसका नाम क्या था? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या फिर भाग्य बंधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। तो ये था, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बनता है कि लोगों की, जनता की जो है सबकी सहमति कौन कितनी, मतलब लोग क्या था यहाँ पे कि जो सबकी जो सहमति थी
वो दो जो सहमति जो बनी थी लोगों की, वो कौन कौन सी थी? तो हमारी पहली सहमति थी कि हिंदू आज़ादी के बाद देश का शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। और दूसरा क्या था हमारा कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। तो हमारा ये दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे ये किसी ने कहा था, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी होगा और गम का भी। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वर्ड आपको दे देगा और पूछेगा कि आपको ये जो लाइन कही है ये किसने कही है। तो आपको पता है कि आपको बताना होगा कि जो लाइन कही थी वो महात्मा गांधी ने कही थी। कब कही थी? 14 अगस्त 1947 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीन चुनौती के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? पहली हमारे देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं तीन चुनौतियां। ठीक है, तो मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थी। पहली चुनौती और तत्कालीन चुनौती थी बंध एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारत समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। क्या था कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो विभिन्न प्रकार की जातियाँ थी हमारे देश में। विभिन्न प्रकार की हमारी जो भाषाएं बोले जाने वाले थे, विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले जो लोग थे यहाँ पे, अलग अलग प्रकार की जातियाँ थी। तो हमारी बहुत विभिन्नताएं थी हमारे देश में जब हमारा ब्रिटिश भारत आज़ाद हुआ था। तो क्या था कि हमारे मुख्य तौर पर सबसे पहली चुनौती थी कि मुख्य तौर पर थी कि पहली तत्कालीन और चुनौती एकता के सूत्र में बांधना। क्योंकि जो लोग थे आपस में विभिन्नताएं के कारण एक दूसरे से काफ़ी भेदभाव करने के कारण आपस में ही लड़ झगड़ जा रहे थे। इसलिए हमारे सामने सबसे पहले यही चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बांधने की। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आगे है जिसमें बंदे गढ़ने की थी और जिससे भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगा। क्या था कि उस टाइम के जो बड़े बड़े विद्वान थे, इतिहासकार थे, जो वो कह रहे थे कि जो इतनी विविधताओं के कारण, इतनी विभिन्नता जो भारत में है, इसके ज़्यादा समय तक ये जो देश को हम एकजुट कोई भी रखना बहुत ही मुश्किल है, नहीं रह सकता। तो ये सब था उस टाइम के जो इतिहासकार थे उनको, जो उस टाइम के जो विद्वान थे उनका ये मानना था। तो क्या था कि यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी सांस्कृतिक अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा ज़्यादा देर तक झूठ नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई हुई आकांक्षा एक तरह से सच साबित थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसे करने के लिए भारत सिर्फ का बात पर राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा? ये हमारे सामने सवाल थे एक तरह से। और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा। क्या ऐसे में हर क्षेत्र और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ यह भी सवाल था कि क्षेत्रीय अखंडता कैसे हासिल किया जाएगा। क्षेत्रीय अखंडता जैसे कि, अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्षेत्रीय अखंडता क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या थी कि दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र को कायम करने के लिए कि अब लोकतंत्र जो है कैसे कायम किया जाएगा। ठीक है, तो क्या था कि आप भारतीय संविधान के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं आपने।
11वीं क्लास में चैप्टर 1 जो है पॉलिटिकल साइंस की पढ़ रखी होगी भारतीय संविधान के बारे में। तो आप जानते हैं कि संविधान के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया जाता है। आपने भारतीय संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया है। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई, क्या सुनिश्चित हो गई? क्या सुनिश्चित हो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दूसरी लोकतंत्र से आपको कायम करने क्या दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। सिंपल सी बात है ना। तो भारत ने संसदीय शासन आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो पहला हमारा कार्य रह गया था, हमारे सामने कौन सी पहली चुनौतियां थी? राष्ट्र निर्माण की, ठीक है। तो पेपर में एकदम से पूछ सकता है कि हमारी जो प्रमुख जो पहली चुनौती थी वो हमारे सामने कौन सी थी? राष्ट्र निर्माण की, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो क्या था कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतंत्रीय व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर संविधान में यह साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। सिंपल सी बात है। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या था यहाँ पर कि अब असली चुनौती आर्थिक विकास, गरीबों को खत्म करने के कगार पर नीति को तैयार करने की थी। उसका देखिए आज़ाद हिंदुस्तान ने चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में यही किन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इस किताब में आज़ादी के बाद के दौरान भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश सके, ठीक है। तो शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर 3 चुनौतियां जो थी, 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है और उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसा सामना किया गया, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए पढ़ते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों सबसे प्रमुख चुनौती थी क्या क्या? आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की सबसे प्रमुख चुनौती थी जो आपको मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले। तो इस अध्याय में जो है हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्हें आज़ादी के एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में यहाँ पर जो था क्यों उभरा। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह से साझी की तरह तथा साझी के नियति फलक का गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने
और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है। ये प्रदर्शित 3 डाक टिकटें प्रमुख प्रथम गणना दिवस की 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन इन टिकटों पर छापे चित्र से आप नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन्हीं डाक टिकटों का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा जाता है, तो आप टिकटों पर किस तरह की को चित्र को मतलब जो है इसके ऊपर बनाते हैं, आपको किस तरह का चित्र का शेप जो है ये देते हैं, ये चित्र का है। ठीक है, ये आप खुद समझ लीजिएगा जो भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे एक नंबर पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान के जो भारत तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन उस समय जो पाकिस्तान जो हमारा जो अलग हुआ था हमारा देश, उसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो ये आपका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने भी एक कुछ कहा था, हम देख सकते हैं, हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बांटे हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैश्य, खातरी तथा बंगाली, मद्रास आदि समुदायों में पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये किसने बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को कराची में, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष भाषण देते हुए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए उसी टाइम जो उन्होंने भाषण दिया था उस पर देखिए हमारा जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या कहा था, भारत के मुसलमानों अल्पसंख्यकों की तादाद में इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और यह इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावाद दे या वहाँ के गैर मुसलमानों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसे करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा और पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाही भी कर देगा। किसने कहा था ये, जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले हमारे जो भी थे प्रधानमंत्री थे, क्या थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा विभाजन और पुनर्वास, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं।